खास खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रेला किड्स सुपर फूड 4 से 12 बरस के बच्चों के विकास के लिए आईसीएमआर गाइडलाइंस के अनुसार एडवांस फार्मूला न्यूट्रिशेंट और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। खास खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रेला किड्स सुपर फूड 4 से 12 बरस नमस्कार, के मैं बच्चों हूं के जय विकास दयाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का जम्मू कश्मीर से ये खास शो, जिसमें हर रोज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट विषय को लेकर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और आज का दिन बड़ा अहम है क्योंकि कश्मीरी पंडित आज के दिन को शहीदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो इसके पीछे की वजह यह है कि कश्मीरी पंडितों की जो माइग्रेशन 1990 के दशक में कश्मीर से हुई थी, जब पाकिस्तानी स्पॉन्सर आतंकियों ने, जिन्हें जो है कबालियों का नाम दिया गया था, उन्होंने वहां पर हमला किया और कश्मीर से उन लोगों को, कश्मीरी पंडित समाज के हजारों लाखों लोगों को बड़ी ही बुरी हालत में, बड़ी मजबूरी में अपने घरों, अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़कर भागना पड़ा। और उसी दिन की अगर बात करें तो उन दिनों में सबसे पहले जो हमले वहां पर कश्मीरी पंडित समाज पर शुरू हुए, जिसमें कई लोगों की जो है वो जान चली गई, कई कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो थे उनको निशाना बनाया गया, कई महिलाओं का रेप किया गया, उनके साथ बर्बरता जो है वो बरसाई गई उस वक्त 90 के दशक में। और उसी के वजह से आज कश्मीरी समाज जो है इस दिन को एक शहीदी दिवस जो है उसके तौर पर मनाता है, क्योंकि ये जो हुआ उस समाज के साथ कश्मीर में, वो वाकई दुनिया भर में इसकी निंदा हुई कि किस तरह से कश्मीरी पंडित समाज को, जो मिनॉरिटी थी कश्मीर में, उन्हें निशाना बनाकर वहां से एक प्लान्ड तरीके से भगाया गया। इसी पर हम आज बात करेंगे, क्योंकि कश्मीरी पंडित समाज जब 90 के दशक में कश्मीर से माइग्रेट होकर जम्मू पहुंचा और जब देश भर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा, तो सबसे बड़ा जो उस वक्त जो चिंता थी बड़ी, वो यही थी कि आखिरकार इस समाज के लोगों को, जिनके पास खाने को उस वक्त खाना नहीं था, पहनने को कपड़े नहीं थे, रहने को घर नहीं था, आखिरकार इनका सर्वाइवल कैसे होगा। मगर उस समय सरकार की तरफ से रिलीफ कमिश्नर्स जो हैं वो नियुक्त किए गए, उनकी तैनाती की गई और इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि ये समाज जो है इसको किसी भी तरह से परेशानियों से जूझना ना पड़े। हमारे साथ आज जो है जम्मू के जो रिलीफ कमिश्नर हैं वो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अशोक कुमार पंडिता जी हमारे साथ हैं, इन्हीं से आज खास बात करेंगे। अशोक जी, आपसे जानना चाहूंगा, 90 के दशक में जब इस कमीशन को बनाया गया था, रिलीफ कमिश्नर ऑफिस बने थे, उस वक्त पर्पस क्या था और कितना वो एड्रेस हो पाया, उस समय की बात करें। देखिए, जब 1990 में लोग आए तो वो बिखरे पड़े थे, मतलब कोई जनानी में रहता था, कोई उधमपुर में रहता था, उनको जम्मू की जोग्राफी का पता नहीं था, टोपोग्राफी का पता नहीं था, हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट ने रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ये मार्च 1990 में बनी है। तो ये इसीलिए बनी थी कि लोगों को हम फैसिलिटेट करें, लोगों को हम कहीं बिठाएं, लोगों को हम वहाँ पे राशन पहुँचाए, लोगों को फिर स्टार्ट किया हमने कैश रिलीफ दे देना। तो मतलब लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए कि आपका स्कूल कहाँ पड़ेगा, आपको अगर वो एम्प्लॉयज़ थे उनको कहाँ से पे मिलेगी, अगर वो मतलब बेरोज़गार थे, मतलब उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो उनको रिलीफ कैसे मिलेगा। तो उनको फैसिलिटेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। बाद में ये देखा गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन को एक रिस्ट्रक्चर किया गया। रिस्ट्रक्चर में इसको ऐसे किया गया कि 60% इसके एम्प्लॉयज़ जो थे वो कश्मीरी माइग्रेंट ही रखे उन्होंने, क्योंकि उनको दुख दर्द का पता था, लोगों को कितनी मुश्किलात आ गए उनको उसका पता था, इसलिए 60% एम्प्लॉयज़ जो थे वो माइग्रेंट्स में से ही चुने गए और 40% जो है वो लोकल एम्प्लॉयज़ लाए गए। एक चीज़ और जो मैं कह रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ये सही था, क्योंकि आप खुद एक कश्मीरी पंडित हैं। उस वक्त क्या हुआ था 90 के दशक में जब वहाँ से आपको निकलना पड़ा, उस वक्त क्या हालात थे आपके समाज के, आप लोगों के? नहीं, देखिए, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वहाँ पे क्या हालात थे, लेकिन टर्मोइल था, जिसकी वजह से इवन ये नहीं कि कश्मीरी पंडित ही वहाँ से निकले हैं, वहाँ से कश्मीरी मुस्लिम्स भी निकले हैं, सिख्स भी निकले हैं, मतलब हर कम्युनिटी के लोग वहाँ से निकले हैं। किन किन हालात में मतलब रह रहे थे जब वहाँ से निकले, क्या उस वक्त परेशानियाँ? मतलब जब उनको लगा कि हमारे यहाँ पे सेफ्टी नहीं है तो वो वहाँ से निकल गए।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ कि जब वो वहाँ से निकले हैं किस हालात में थे, कपड़े, किस हालात में खाना? थे? हाँ, वो तो सही बात है, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। मतलब वो कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ उसी कपड़े में आए थे, एक जोड़ा कपड़ा लाया था साथ में। कुछ लोग थे जिन्होंने सामान भी लाया था साथ में, लेकिन यहाँ उसको रखने की जगह नहीं थी। जब बरसात यहाँ पे आता है वो सारा ख़राब हो गया, इसलिए उनको वहाँ का कोई भी सामान अगर उन्होंने लाया भी था वो यहाँ पे किसी काम का नहीं रहा। 90 के दशक में जब ये लोग आए हैं उस वक्त कितनी तादाद थी, आखिर कितने लोगों को वहाँ से निकलना पड़ा, भागना पड़ा, और फिर उस वक्त जो है 90 के दशक में इनको कहाँ शेल्टर दिया गया? देखिए 1990 में जो लोग आ गए, चूँकि वो बिखरे पड़े थे, कुछ दिल्ली चले गए, कुछ चंडीगढ़ चले गए, कुछ दूसरी स्टेट्स में चले गए, इवन कुछ फॉरेन में चले गए। इसलिए हमारे लिए ये कहना कि इतने लोग आए थे वो मुश्किल है। अप्रॉक्सीमेटली हम इस वक्त, इसका मतलब ये कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं 60,000 फैमिलीज थी। उनमें से बाकी चले गए बाहरी स्टेट्स में, तो लगभग 40,000 फैमिली जो थी वो इनिशियली यहाँ पे जम्मू में रह रही थी, जिनकी यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन हो गई। मतलब जो ही रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन बनी, इन्होंने माइग्रेंट्स की रजिस्ट्रेशन की पहले। मतलब रजिस्ट्रेशन का मतलब है अब वो हमारे हैं, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उनकी जो जिम्मेवारियां हैं वो हमने उठानी है। उस रजिस्ट्रेशन पे उनको हमने एक राशन कार्ड इशू कर दिया, जिस राशन कार्ड पे उनको फ्री राशन मिलने लगा। फ्री राशन, हम चूँकि कश्मीरी पंडित जो है वो ज़्यादातर राइस खाते हैं, इसलिए उनको हमने 9 kg राइस पर सोल, मतलब एक आदमी का 9 kg राइस, 2 kg आटा और 1 kg शुगर पर फैमिली ये देना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि अब जम्मू के भी कुछ माइग्रेंट्स थे हमारे पास, मतलब जो जम्मू के लोग रहते थे कश्मीर में, वो भी उस वक्त माइग्रेट होकर आ गए। उनके लिए हमारे पास राशन जो था वो 9 किलो आटा था, 2 किलो चावल था और 1 kg शुगर। अब मैं जानना चाहूँगा कि 90 के दशक से लेकर अब तक की बात की जाए तो कश्मीरी पंडित समाज के जो लोग हैं इस वक्त आपके पास कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, कितनी फैमिलीज हैं जिनकी वेलफेयर के लिए आप लोग कर रहे हैं, और क्या क्या हो रहा है? देखिए, इस वक्त हमारे पास यहाँ पर जम्मू में हमारे पास 44,000 फैमिलीज़ है इस वक्त रजिस्टर्ड इस डेट में, और उसके सोल जो बनते हैं वो बनते हैं 1,54,000। उनके लिए हम क्या क्या करते हैं? देखिए, एक काम है उनको राशन फ्री हम देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम राशन देते हैं। यही जो मैंने स्केल आपको बताई, पर सोल हम देते हैं 9 kg राइस, पर सोल हम देते हैं 2 kg आटा, पर फैमिली हम देते हैं 1 kg शुगर। इसके अलावा देखिए, जो 90 में इनको कैश असिस्टेंस मिलती थी, दैट वाज 500 रुपीज़ पर मंथ पर सोल। वो 500 रुपीज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम चेंज होता रहा, और इस वक्त जो हम उनको पर सोल देते हैं दैट इज़ 3,250 रुपीज़, और सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ 13,000 रुपीज़ पर फैमिली। मतलब हम लेते हैं फैमिली सिर्फ 4 सोल्स की फैमिली। अब क्वेश्चन है कि अगर किसी फैमिली में 5 बंदे होंगे, किसी में 6 होंगे, किसी में 7 होंगे, उनको भी 13,000 ही मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बाद में जब फैमिली बड़ी हो जाती है तो हम उसको बाइफरकेट करते हैं, 2 हिस्सों में बांटते हैं। जैसे कोई शादी की बच्चे ने तो उसकी फैमिली को हम अलग कर देते हैं ताकि ये इनको थोड़ा बेनिफिट मिले। एक ये है। दूसरा ये है कि हम माइग्रेंट्स का, अब यहाँ पे चूँकि यूटी बनी तो पीआरसी हमारा ख़त्म हो गया, डोमिसाइल हमने स्टार्ट किया इनको देना। अब यहाँ जो फैमिलीज़ हमारी थी कश्मीरी पंडित्स की, उनको हमें कोई मतलब वो डिफ़िकल्टी नहीं आई, क्योंकि वो हमारे पास रजिस्टर्ड है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन दिखाते हैं, उस बेस पे हम उनको डोमिसाइल इशू करते हैं। प्रॉब्लम आई हमें जो बाहर रजिस्टर्ड है, मतलब कुछ फैमिली जो है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है। दिल्ली में कहते हैं लगभग 25,000 फैमिलीज़ है दिल्ली में। इसी तरह महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, राजस्थान में है, हर स्टेट में है, हर स्टेट में। लेकिन मैं जो नाम ले रहा हूँ ये यहाँ पे ज़्यादा है, बॉम्बे में है, पुणे में है, बेंगलोर में है, वहाँ पे ज़्यादा फैमिलीज़ है। उन फैमिलीज़ का अब हमने ये किया, चूँकि वो उन स्टेट्स के साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनको वहाँ पर उन्होंने खुद किया रजिस्टर्ड, फिर उनको मतलब ये सहूलियतें नहीं मिलती है जो हम यहाँ पर देते हैं।
अब इस वक्त डोमिसाइल का सवाल था। अब वो लोग बोलते थे कि हमें एक डोमिसाइल चाहिए इधर की, तो हम क्या करते हैं, हम उनको पहले रजिस्टर करते हैं, पहले नई रजिस्ट्रेशन उनकी करते हैं। उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में हमने लिखा है फॉर डोमिसाइल ओनली, क्योंकि कुछ लोग ये सोचते थे कि हम रजिस्टर हो जाएंगे अब हमें रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वो उसमें हमने नहीं रखा है। वो दैट रजिस्ट्रेशन इज़ फॉर डोमिसाइल ओनली। एक चीज़ जानना चाहूँगा, इसके अलावा मैं ये बताऊंगा आपको कि जो यहाँ पे हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, इनको बाहर के कॉलेजों में रिजर्वेशन एक सीट रिजर्व करके रखी है, उसके लिए हमने इनको देना होता है एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ से हम इशू करते हैं। इसके अलावा जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक नया वो निकला है रिजर्वेशन, वो सर्टिफिकेट्स भी हम यहाँ से कश्मीरी पंडितों के इधर से इशू करते हैं। अच्छा, इसी तरह कोई सपोज कश्मीर में किसी बैकवर्ड एरिया में था RBA, तो वो RBA सर्टिफिकेट भी हम यहाँ से इशू करते हैं। इसलिए सो फार एज एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड, हमने कोई कमज़ोरी, कोई कमी नहीं रखी है अपने स्टूडेंट्स के लिए। एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, एक नया अभी कुछ दिनों पहले फैसला हुआ सरकार का कि जो कश्मीरी पंडित हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ कश्मीर में रह गई थी, उन प्रॉपर्टीज़ को वापस रिक्लेम कर सकें, वो क्या प्लानिंग है, क्या इसके पीछे मकसद है और क्या लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनका क्या मकसद होगा हम वो नहीं कह सकते हैं। हमें सिर्फ ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हमें बताएंगे, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन का ये है, उसमें हमने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है कश्मीरी माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी कम्युनिटी एसेट्स प्रिजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड डिस्ट्रेस सेल, ये पोर्टल बना है। इस पोर्टल पे जब आप क्लिक करेंगे अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे, वहाँ पे 2 लिंक खुलेंगे आपको। दोनों लिंकों में से आप किसी भी लिंक पर, वो माइग्रेंट्स की ही लिंक है, जेके माइग्रेंट्स की रिलीफ की लिंक से, जब आप उन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्मेट खुलेगा। उस फॉर्मेट में आप अपनी प्रॉपर्टीज़ की तमाम डिटेल्स देंगे, फिर उसमें लिखेंगे आप क्या एनक्रोच हुआ है, क्या वहाँ पे डिस्ट्रेस सेल उसकी हुई है, या क्या वो वहाँ पे प्रिजर्व नहीं रहा है, कोई श्राइन है जैसे वो प्रिजर्व नहीं रहा है, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो ही आप अपने एप्लीकेशन कंप्लीट करेंगे, उसको सबमिट करने लगेंगे, तो वहाँ आपका एक OTP जनरेट होगा। OTP जब आप फीड करेंगे उसमें, तो आपकी एक ID बनेगी, एप्लीकेशन की ID। तो आप सबमिट करेंगे वो एप्लीकेशन, वो सीधी DM के पास जाएगी। और इसमें अब एक नया वो ऑर्डर निकला है, ऑर्डर नंबर 53, उसमें ये कहा गया है कि DMs जो है उनको कमिश्नर के पावर दिए गए हैं। तो वो वहाँ पर देखेंगे एनक्रोचमेंट हुआ है तो वो उसी वक्त उसको हटाएंगे, कहीं प्रिजर्वेशन नहीं हुआ है तो वो उसको प्रिजर्व करेंगे, उसी वक्त सर्वे करवाएंगे। उनके लिए सिर्फ 15 दिन है वो करने में, तो वो इमीडिएटली उसको करेंगे। जहाँ तक डिस्ट्रेस सेल का ये है प्रोसेस, वो देखेंगे कि ये डिस्ट्रेस सेल जो है कैसे हुआ है, किन स्थितियों में हुआ है, और अगर डिस्ट्रेस सेल है कि नहीं है, अगर उनको वेरीफाई करेंगे। हाँ, वेरीफाई करेंगे, सर्वे करेंगे। 15 दिन में वो सर्वे करेंगे पूरा, और वो अपना रिपोर्ट जो है वो ड्यू काम को देंगे। इस प्रोसेस के पीछे मकसद क्या था, हुआ क्या था? मतलब ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। जब कश्मीरी पंडित वहाँ से आए, तो चूँकि इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है ऐसी प्रॉपर्टी जो वो अपने साथ नहीं ला सकती। जैसे लैंड है, लैंड को कोई उठा नहीं सकता। अच्छा, वहाँ पे उनके ट्रीज़ थे, प्लांट्स थे, वो उनको उठा नहीं सके। अच्छा, वहाँ पे उनके घर थे, वो उसको उठा नहीं सकते हैं। इसको कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वहीं पे रह गई थी। फिर 1997 में गवर्नमेंट ऑफ J&K ने एक एक्ट बनाया, जो यही पोर्टल जो पोर्टल का नाम है, ऐसा ही एक एक्ट बना, ताकि ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ इनकी वहाँ पे रह गई है, इसको प्रिजर्व किया जाए। इसको आपके पास कंप्लेन आती थी ऐसे कि हमारे घर वहाँ पे हैं, ज़मीनें हैं जिनको एनक्रोच किया गया है? हाँ, देखिए ये 1997 के बाद एक्ट बना, तब तक एक्ट नहीं था। 1997 के बाद एक्ट बना, और उन्होंने सेल ऑफ एनी काइंड, मतलब कोई भी सेल
चाहे प्रॉपर्टी, चाहे मकान की हो, चाहे ज़मीन की हो, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। फिर लोगों ने क्या किया, जैसे किसी की मजबूरी थी, उसको बेटी की शादी थी या किसी को यहाँ पे घर बनाना था या कुछ ऐसा था, तो उन्होंने, वो चाहते थे कि वो कश्मीर की प्रॉपर्टी कुछ उसमें से बेच दें। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर अटॉर्नी पे भेजी, मतलब अटॉर्नी थी। लेकिन अटॉर्नी में ऐसा है, उसका लॉ है, वो तो तमाम डीसीज को पता है, अटॉर्नी पे म्यूटेशन नहीं होती है, मतलब वो परमानेंट उनके नाम नहीं जाता है। अगर आज भी आप देखेंगे कोई प्रॉपर्टी जो अटॉर्नी के नाम पर बेची गई है, वो उसी पर्सन के नाम पर वहाँ होगी, उसकी म्यूटेशन नहीं होती है। 1997 के बाद क्योंकि इस पर बैन लगाया गया है डिस्ट्रेस सेल पे, एनी टाइप ऑफ सेल डीड किसी भी कोर्ट में हुई नहीं, और अगर हुई भी मतलब विद परमिशन ऑफ ड्यू काम, अगर वो हुई या उन लोगों की रजामंदी से अगर हुई ऐसी कोई सेल, उसके आगे म्यूटेशन नहीं हुई, वो अभी भी वो ज़मीन उन्हीं लोगों के नाम पर है, और अगर वो चाहेंगे आज वो उसको रिक्लेम कर सकते हैं जी। अब रिक्लेम वो वहाँ का डीएम देखेगा, उसको चूँकि कमिश्नर के पावर दिए गए हैं, वो देखेगा इन्होंने किन स्थितियों में भेजी है, क्या डिस्ट्रेस सेल है कि नहीं है, वो उस पर अपना फैसला करेगा। हाँ। एक चीज़ और जानना चाहूँगा, अब आती है बात कि कश्मीरी पंडित समाज को वापस घर वापसी, उनकी कश्मीर ले जाने की जो है प्लानिंग, सरकार कई बार इस पर दावे किए गए, बातें हुई, उसमें किस हद तक आप कामयाब हुए हैं? क्या काम आप इस चीज़ को लेकर कर रहे हैं कि कश्मीर, कहा जाता है कि कश्मीर तब तक आबाद नहीं हो सकता, स्वर्ग नहीं बन सकता जब तक कश्मीरी पंडितों की कश्मीर वापसी नहीं हो। देखिए, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था 2008 में, जबकि उन्होंने ये किया था कि जो यंगर जनरेशन है उनके लिए वहाँ पे खोले थे हमने 6000 पोस्ट दिए थे प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में, 6000 पोस्ट। उसके साथ साथ 6000 पोस्ट्स के साथ 6000 क्वार्टर्स वहाँ पे बनने थे 1 BHK। तो पोस्टें जो ही 3000 हो गई थी, उसके बाद इस स्टेज पर 876 पहले ही हो गई है, और 1997 की पोस्टें जो है वो इस वक्त बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है, विद इन डेज वो भी हो जाएगा, तो 6000 पोस्ट जो है वो पूरे हो जाएंगे। 6000 पोस्ट का मतलब है, आप मान लीजिए 6000 फैमिलीज़, क्योंकि जब मेल जाएगा तो फीमेल उसके साथ जाएगी, जब फीमेल जाएगी तो मेल उसके साथ जाएगा, बच्चे भी साथ जाएंगे, मीन्स ये 6000 फैमिलीज़ का प्लान था रिहेबिलिटेशन वहाँ बसाने का। तो उनके उसके साथ साथ उनको पूरे क्वार्टर्स भी थे। अब जो 3000 हमने पहले अपॉइंट किए थे, कुछ को क्वार्टर्स मिले थे, अब तक हमारे कुछ कैंप बराबर हो गए थे, लेकिन इस वक्त हमारा वार फुटिंग पे काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ से एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं अब, तो वार फुटिंग पे हमारा 17 जगहों पे 17 प्लेसेस हमारा काम चल रहा है इस वक्त। वो क्वार्टर जो है, फ्लैट जो है, वो 2021 में ही, एंडिंग 2021 में 1-2 की इनॉग्रेशन है। 2022 में वो सारी 17 जो है सारी कंप्लीट हो जाएंगी और 6000 क्वार्टर्स पूरे बन जाएंगे, मीन्स हम वहाँ पे 6000 फैमिलीज़ को बसा सकते हैं। मतलब सपना जो है वो साकार कर, हाँ साकार तो हो गया उस हिसाब से, क्योंकि हमने उनको वापस भेज दिया। और लड़के जो है इस वक्त मैं देखता हूँ ऐसे भी लड़के हैं, वो फॉरेन में काम कर रहे थे, वहाँ से वो आए हैं यहाँ अप्लाई करने कश्मीर जाने के लिए। हाँ, कश्मीर जाने के लिए। मतलब जो अच्छी सैलरीज लेते थे वो भी इसमें आए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ये परमानेंट सर्विस है और हम अपने घर जाएंगे। उनको बड़ा हौसला है। इस वक्त तमाम इंडिया के स्टेट से आए हैं लोग। जो इंजीनियर वहाँ पे कोई 1 लाख रुपए भी लेता था वो यहाँ आया है, यहाँ ज्वाइन कर। वजह है कि कश्मीर वापस जाना है मातृभूमि। हाँ, क्योंकि हम उनको वहाँ भी सारी फैसिलिटीज़ मुहैया करवा रहे हैं। एक बड़ा इशू जो है सुरक्षा का है, सिक्योरिटी किस तरह से, ऐसे जो लोग यहाँ से नौकरी के लिए जा रहे हैं, फैमिलीज वहाँ जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो फ्लैट्स और बाकी चीज़ें हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा रहा है, और कश्मीर के लोग उतना कि उनको कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सो फार एज सिक्योरिटी इज़ कंसर्न कोई भी परेशानी नहीं है। हाँ, कोई पॉलिटिकल मर्डर वहाँ पे हो जाए वो अलग बात है। पहले जैसे हालात इस वक्त
कुछ भी नहीं है। मैं खुद दूर दराज एरिया का वहाँ पे रहने वाला हूँ, तो मैं साल में 2 बार जाता हूँ। कभी मुझे किसी जगह पे डिसरेस्पेक्ट नहीं हुई। और मैंने वहाँ पे सुना है जो हमारे वहाँ पे टीचर्स गए हैं उनकी बड़ी वो करते हैं रेस्पेक्ट, उनको बड़ी रेस्पेक्ट देते हैं, कहते हैं ये फिर आ गए हमें पढ़ाने के लिए। तो कहीं पे हमें कोई कंप्लेंट नहीं आई। वो भी लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हीं का भला होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने देखा है कुछ लड़कियां मतलब क्वार्टर से बहुत दूर जाते ड्यूटी के लिए, और उनसे भी मैंने पूछा है, क्योंकि मैं पहले से भी इसमें इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मैंने उनको पूछा है कि आपको वहाँ पे लोग कैसे देखते हैं। वो कहते हैं हमें कभी कोई शिकायत मिली नहीं ऐसी, बल्कि जहाँ भी हमें लोग देखते हैं, मेटाडोर में देखेंगे वो हमें सीट देते हैं, कहीं पे हमें कोई मतलब थोड़ा अंधेरा हो जाए वो हमें साथ आते हैं। तो वैसा ही कल्चर है इस वक्त, इसलिए सिक्योरिटी की कोई मतलब वो नहीं है प्रॉब्लम। शुक्रिया, आपने हमें पूरी डिटेल में बताया कि आखिर किस तरीके से 90 के दशक में, यानी कि लगभग 30 साल पहले कश्मीर से माइग्रेट जबरन जिनको घरों से निकाला गया, मारा गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनके साथ बर्बरता बरसाई गई, और लोगों की घर वापसी के लिए सरकार प्रतिबद्ध तो थी ही, मगर उस पर काम हो रहा है। 6000 फैमिलियाँ अगले कुछ महीनों तक कश्मीर में वापस जो है वो सेटल हो जाएंगी। 3000 से ज़्यादा ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। कहीं ना कहीं जो स्वर्ग से सुंदर कश्मीर को कहा जाता है, जम्मू कश्मीर को, कहीं ना कहीं होने वाला है। और बार बार ये कहा जाता रहा है कि कश्मीरी पंडित के बिना कश्मीर जो है वो कभी भी स्वर्ग नहीं बन सकता, पूरा नहीं हो सकता। और इसीलिए कश्मीर के लोग भी और कश्मीरी खुद भी घर वापस जाकर, पंडित जो हैं वो वापस जाकर कश्मीर में बसना चाहते हैं और इसी सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। आज के शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।